Hello, my dear civil engineering students. Today I am here with a new video जो कि हम कंटिन्यू करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना? सॉइल मैकेनिक्स का सेकंड यूनिट। बेसिकली सॉइल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन जो है अ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में विद डिटेल पढ़ेंगे। बट दिस वीडियो इन दिस वीडियो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ जो है हमारा जो है वो मेन टॉपिक है, ठीक है? इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ को हम मेनली कवर करेंगे क्योंकि जो कि सॉइल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन है उसमें आपका फिर जो है बहुत सारा अपना कंसेप्ट जो है वो थोड़ा-सा बड़ा है, ठीक है? वो एक अलग टॉपिक है, बन जाता है फिर, ठीक है? सो देखो यहाँ पे जो हम आपसे डिस्कशन करते हैं, ठीक है? एक तो मैं मटेरियल की बात करूँगा कि हाउ आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? मैं यहाँ पे वीडियो में आपके सामने कैसे प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड, ठीक है? या जो भी हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो इन सारी चीज़ों की जो सोर्सेज़ है, ठीक है? तो वो कहाँ से मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना? कैसे मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो उसके बारे में पहले आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप क्लियर रहें, आपका विज़न जो है वो क्लियर रहना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? उनको अगर किसी तरीके से हेल्पफुल लगता है, तो उनके लिए मैं एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी टॉप नॉच। अब टॉप नॉच क्यों है उसके मैं आपको रीज़न दूँगा। पहला रीज़न ये है कि पहला जो हमने स्टडी मटेरियल कोइंसाइज्ड स्टडी मटेरियल जो सिलेक्ट किया है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ आईएएस मास्टर एंड मेड-ईजी, ठीक है? जो कि मेड-ईजी और आईएएस मास्टर का स्टडी मटेरियल आता है। नॉट इवन फॉर द एजेई एग्ज़ाम्स बट फॉर ईएससी एंड गेट लेवल एग्ज़ामिनेशंस, ठीक है? ईएससी और गेट लेवल एग्ज़ामिनेशंस तक का जो उनका स्टडी मटेरियल है वो हम यहाँ पे प्रेज़ेंट करते हैं आपके सामने। बट नाउ फ्रॉम नाउ हमने क्या किया है कि उसके साथ हमने स्टैंडर्ड बुक्स से जैसे कि अभी सॉइल मैकेनिक्स चल रहा है, तो सॉइल मैकेनिक्स की स्टैंडर्ड बुक से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हमने एम्फसाइज़ किया है, ठीक है? उनको हाइलाइट करके आपके सामने वो भी प्रेज़ेंट करेंगे साथ में, ठीक है? एक तो मटीरियल देखो, जो ये इन टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स का मटीरियल, स्टडी मटीरियल होता है, ये भी बेसिकली आपके स्टैंडर्ड बुक से ही मटी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? बट अब क्या होता है कि अब जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स अगर हम इसकी बात करेंगे, तो बहुत सारे ऑथर्स, हाँ, बहुत सारी रेफ़रेंस बुक्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? और क्या होगा कि कुछ बुक्स में आपको इम्पॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? वो हो सकता है आपके दूसरे बुक में वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिले, ठीक है? तो ऐसा होता है, ठीक है? बट अब आप हर कोई स्टैंडर्ड बुक उठा के तो नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है? आपको एक ही पढ़नी है। तो ये अब उनमें से एक कोई स्टैंडर्ड बुक जो है जो कॉमन होती है, ठीक है? जिसमें या कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन हर किसी बुक में आपको मिलते हैं। तो इस तरह की कोई स्टैंडर्ड बुक होती है जो आपकी ज़्यादा जो है एप्रोप्रिएट होती है, ठीक है? सो ये टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स जो है वो वहाँ से अपना मटेरियल जो है वो उठाते हैं, या कभी कुछ पॉइंट्स उधर-इधर से भी आप जो है वो अपने मटेरियल में ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है? और इस मटेरियल, लेकिन अब ये मटेरियल जो है मैं ये नहीं कह सकता, या ऐसा हम कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि जो मटेरियल है या कोई भी दूसरा मटेरियल है, वो आपका क्या है, वो कंप्लीट है, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है? वो 100% कंप्लीट नहीं है, इसमें भी कोई ना कहीं कमी होती है, ठीक है? तो अब इसके लिए देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि अब आपको इस मटेरियल से कुछ पॉइंट्स जो है वो अ, ऐसे मिलेंगे जो आपको स्टैंडर्ड बुक पे शायद ना मिले, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड बुक पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट किए गए हैं जो इस मटेरियल में नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सिंपली, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के आसानी के लिए कि वो कुछ स्टूडेंट्स को बेशक इसमें मुश्किल आती है कि वो फिर या तो वो मटेरियल से पढ़ते हैं, जैसे कि नोट्स वगैरह हो गए, या तो वो फिर बुक से ही पढ़ते हैं, ठीक है?
और दोनों चीज़ें जो है वो कवर नहीं हो सकती है, एक ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? या कुछ स्टूडेंट्स तो जो है उनको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो यहाँ पे एक सिंपल एंड कोइंसाइज़ड वे में हमने क्या किया है, आपके सामने मटेरियल भी प्रेज़ेंट कर रहे हैं, ठीक है? टॉप नॉच मटेरियल के नोट्स जो है वो आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उनसे कंसेप्ट आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं, और दूसरा उसके साथ-साथ जो जितनी ज़रूरत है, ठीक है? स्टैंडर्ड बुक्स से भी कंसेप्ट्स यहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहे हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड बुक्स से जो इम्पोर्टेंट एंड की कंसेप्ट्स हाइलाइटेड है, मेंशन्ड है, वो भी हमने वहाँ से उठा के यहाँ पे आपके सामने प्रेज़ेंट जो है वो करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा, ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ठीक है? दिस विल बी द कॉम्बिनेशन जिसमें आपका कोई भी चीज़ छूटने की जो है वो चांस नहीं है, ठीक है? कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट वो आपका छूटने का चांस नहीं है। यहाँ पे आपके दोनों पर्पसेस जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड बुक्स की एनालिसिस भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ठीक है? और दूसरी तरफ जो टॉप नॉच मटेरियल है, वो भी आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे डबल फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है? तो अगर आप इस प्रेजेंटेशन जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इस वीडियो के फॉर्म में, तो अगर आप यहाँ से क्या करते हो, नोट्स बनाते हो अपने, सो ये आपके लिए अल्टीमेट नोट्स होंगे, ठीक है? दिस विल बी द अल्टीमेट, और ये अल्टीमेट सोल्यूशन है, ठीक है? इसके आगे तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है? तो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ आप आगे जब हम यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा, ठीक है, किस हिसाब से। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने के लिए हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं डायरेक्टली, ठीक है? वो आप उसके लिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट होगा, और उस क्वेश्चन प्रेजेंटेशन से आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? वो आपके सामने हम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस शेयर करेंगे, क्योंकि ये भी एक टेक्निक होती है, ठीक है ना? क्योंकि पढ़ने की सिर्फ एक ही टेक्निक नहीं है, सिर्फ हमें सेंटेंस जो है वो पढ़ना है और फिर उसको समझ के उसको याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, सिर्फ इतना नहीं होता। थोड़ा सा क्रिएटिव वे में जो है वो पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? जिस तरह से हमने यहाँ पे जितना हो सकता है उस हिसाब से क्रिएटिव उसको बनाया है, ठीक है? बाकी आपको हेल्पफुल लगता है तो दैट्स वेल, नहीं लगता है तो और ज़्यादा ठीक है, ठीक है? क्योंकि जहाँ से आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, अल्टीमेटली जहाँ से आपको चीज़ें समझ आएंगी आपको वहीं से पढ़ना चाहिए, ठीक है? कोई यहाँ पे कोई हम फोर्स तो कर ही नहीं सकते किसी तरीके से, ठीक है? सो नाउ हमारा मेन टॉपिक जो है दैट इज़ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, तो हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे चैप्टर हाइलाइट्स है हमारे सामने, इंट्रोडक्शन इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल अटरबर्ग लिमिट्स, ठीक है? और सॉइल क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसको अलग से फिर जो है डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है? नाउ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हमारे किस लिए किस काम आती है, ठीक है? इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ एक तो हमें सॉइल क्लासिफिकेशन के काम आती है, ठीक है? और दूसरा दे गिव द रफ असेसमेंट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ठीक है? ये दो मेन जो है मोटिव्स है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने का, ठीक है? इससे हमें सॉइल क्लासिफिकेशन का पता चलता है, और दूसरा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ का एक रफ आइडिया मिलता है, ठीक है? सो दैट इज़ इट। अब इसके बारे में, तो सॉइल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन जो है वो मेन है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ की, जो है वो एक मेन एप्लीकेशन है, ठीक है? वो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक से हमने ये डिफिनेशन उठाई है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल इंजीनियर बट गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज लाइक परमेबिलिटी, compressibility and shear strength required for the design of structures are known as index properties, ठीक है? तो ये है आपके इंडेक्स प्रॉपर्टीज, जो बेसिकली, ठीक है, जो बेसिकली खुद इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बट आपको एक रफ असेसमेंट देती है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ का, एक रफ आइडिया देती है, इन्फॉर्मेशन देती है। सो दैट इज़ वाई, बिकॉज दे गिव द इंडिकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ विच आर यूजफुल फॉर एन इंजीनियर, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है? और दूसरी तरफ इनसे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स कर सकते हैं, ठीक है?
वो एक दूसरा रीज़न भी है। इनको इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हम कहते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है? यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है हमें स्टैंडर्ड बुक से ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगी, इसलिए आपके सामने ये प्रेज़ेंट करी, ठीक है? बाकी नोट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ रफली इतना ही लिखा हुआ है कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ जो है दे आर यूज्ड इन द सॉइल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ इट, ठीक है? वहाँ पे कॉइनसाइज्ड वे में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ये हमें एप्रोप्रिएट लगा, इसलिए ये हमने यहाँ पे आपके सामने प्रेज़ेंट किया। तो इसी तरीके से हमने इस वीडियो में आपके सामने प्रेज़ेंटेशन की है, तो जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हेल्प हो, ठीक है? नाउ मूविंग टू द मेन कंसेप्ट, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में आपकी जो मेन इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स की बात करेंगे तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए आपके मेन इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? मीन्स उसकी पार्टिकल साइज़ रेंज किस तरीके से है, और दूसरा डेंसिटी, ठीक है? डेंसिटी एंड पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स की मेन इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ है। रही बात फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स की, ठीक है? तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स की जो मेन इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी होती है अटरबर्ग लिमिट्स, ठीक है ना? कंसिस्टेंसी लिमिट्स। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन तो उनमें भी है, लेकिन दैट्स उसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल्स जो है उसमें आपके ज़्यादा टाइप्स नहीं होते, ठीक है ना? जैसे कि सिल्ट्स एंड क्लेज है। लेकिन अगर हम कोर्स ग्रेन सॉइल्स की बात करेंगे तो बहुत सारे टाइप्स हमारे पास निकल के आते हैं, ठीक है? दैट इज़ वाई पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे कि हमने कहा कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेन इंडेक्स प्रॉपर्टी है कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए। तो इसके लिए हमें पार्टिकल साइज एनालिसिस, बट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कंसिडर्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल्स, ठीक है? तो जब हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इन जनरल हम दोनों के लिए पढ़ेंगे, बट मेनली जो है वो इंपॉर्टेंट है कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए, बट यूजफुल जो है वो दोनों के लिए रहने वाली है, ठीक है? फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए भी, कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए भी। तो पार्टिकल साइज एनालिसिस में हम क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि जब हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो उसके लिए हमें पार्टिकल साइज एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए जो यहाँ पे ग्रीन हाइलाइटर से हम यहाँ पे हमने हाईलाइट करके रखा है कि इट इज़ आल्सो नोन एज मैकेनिकल एनालिसिस, ठीक है? ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैकेनिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है? सो इट शुड बी रिमेंबर्ड। इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉइल्स इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, ठीक है? जो कि हमें पता है। नाउ अब ये जो मैकेनिकल एनालिसिस है या पार्टिकल साइज एनालिसिस है, इसको दो स्टेज में हम करते हैं। एक होती है सीव एनालिसिस, वन इज सीव एनालिसिस, अनदर इज सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब जो सीव एनालिसिस है वो आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए रहने वाली है, ठीक है? दैट इज फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है ये आपकी किसके लिए है? दिस इज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल्स। एंड आल्सो रिमेंबर, जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है उसको हम वेट एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है? आल्सो नोन एज वेट एनालिसिस। Now the question arises why it is known as wet analysis, because क्योंकि इसमें हम जो मेथड यूज़ करते हैं ना, ठीक है, या जिससे हम ये एनालिसिस करते हैं, दैट इज़ वेटिंग, ठीक है? इसमें हम वेटिंग जो है वो यूज़ करते हैं। बाय वेटिंग द एनालिसिस इज डन, सो दैट इज़ वाई। इसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? इसलिए इसको वेट एनालिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो एनालिसिस होती है या हम डिटरमाइनिंग ऑफ ग्रेन साइज एनालिसिस करते हैं बाय वेटिंग, ठीक है? तो ये रही बात आपकी सेगमेंटेशन एनालिसिस की। अब सीविंग और सेगमेंटेशन एनालिसिस, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? आपको पता होगा कि जो सीविंग है उसमें हम बहुत सारे सीव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? डिफरेंट साइज ऑफ सीव्स से हम सॉइल को उस सीव्स के थ्रू पास कराते हैं, ठीक है? और फिर क्योंकि उस सीव्स के जो होल्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो जिससे हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है, ठीक है? जो कि हम आगे फिर वो तो हमें डिटेल में देखना है, मैं फ़िलहाल रफली बता रहा हूँ आपको। तो ये आपकी सीविंग हो गई, लेकिन
सीविंग मैंने पहले भी कहा कि ये आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए ही यूज़ होती है, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए जो है यूज़ होती है दैट इज़ सेडिमेंटेशन एनालिसिस, वो एक अलग तरह की एनालिसिस है, ठीक है। अब वहाँ पे सीविंग क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो फाइन ग्रेन सॉइल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम जो है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं। तो उनको हम ड्राई स्टेट में सीव नहीं कर सकते, ठीक है, ड्राई स्टेट में सीव नहीं कर सकते। उतने स्मॉलेस्ट सीव साइजेस जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं हो जाते हैं या अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट मेथड। और इन पार्टिकल्स को हम विदाउट वेटिंग इनके एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सीविंग इनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई वेट एनालिसिस इज परफॉर्म फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। नाउ मूविंग टू द अनदर टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। बेसिकली हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता है आपका, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ, ठीक है, वो स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है, आपको याद रखना है। अब स्टोक्स लॉ से हम क्या चीज़ डिटरमाइन करते हैं, तो दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी और वी कैन से सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है। उससे पहले हम कुछ एजम्पशंस देखते हैं, ठीक है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस के। तो जैसे कि यहाँ पे हमने हाईलाइट करके रखा है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है वो बेस्ड है आपकी स्टोक्स लॉ पे, ठीक है ना, जो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी देती है ऑफ ए स्फीयर सेटलिंग इन अ फ्लूइड ऑफ इनफिनाइट एक्सटेंट। स्फीयर सेटलिंग और फ्लूइड ऑफ इनफिनाइट एक्सटेंट की जो यहाँ पे बात कर रहा है। अब ये चीज़ क्या है, ये आपको एजप्शंस ऑफ द सेडिमेंटेशन एनालिसिस में पता चलेगी, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली एजप्शंस पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एजम्पशंस ऑफ द स्टोक्स सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, ठीक है। और ये हमने डायरेक्टली कहाँ से लिया है, स्टैंडर्ड बुक से। क्योंकि क्या होता है कि जो मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल जो होता है, नोट्स जो होते हैं, उन पे ये एजम्पशंस आपकी डिटेल में आपके प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इसके लिए जो अप्रोप्रिएट रहता है आपका, तो इसी तरह से हमने ये प्रेजेंटेशन आपके सामने लाई है, ठीक है, कि जो चीज़ नोट्स पे अप्रोप्रिएटली नहीं है, वो हम कहाँ से लाएंगे, स्टैंडर्ड बुक से लाएंगे, और जो ज़रूरी होगी तभी लाएंगे, ठीक है। ऐसे फालतू के पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे जो हमारे JKSSB JEE सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ इट नाउ। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे अब एजप्शंस ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस पे। सबसे पहली एजप्शन है कि द सॉइल पार्टिकल्स आर परफेक्टली स्फीयर्स, ठीक है। दैट इज़ वाई वहाँ पे उसने स्फीयर सेटलिंग की बात की, क्योंकि सेडिमेंटेशन एनालिसिस जब हम करेंगे जो कि स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होती है, वहाँ पे हमने सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जो होता है, आपको पता है कि वो उसका जो मैकेनिज्म है वो सेटलिंग है, ठीक है ना। वहाँ पे हमने पार्टिकल्स को सेटल कराना होगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल जो है कितना जल्दी वो सेटल हो रहा है, उसकी डेंसिटी के साथ हम रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और उस इस तरह से फिर जो है स्टोक्स लॉ अप्लाई करके हम पार्टिकल साइज़ वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें सेटलिंग के साथ जो है वो डील करना होगा। तो इसने स्फीयर सेटलिंग की इसीलिए बात की थी, क्योंकि जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो पार्टिकल्स है, जो सॉइल पार्टिकल्स है, वो आपके परफेक्टली क्या है, स्फीयर्स है, उनकी शेप जो है वो स्फीयर है, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ टॉकिंग अबाउट द स्फीयर सेटलिंग, ठीक है। So now the second assumption is the liquid through which the particles fall must be of infinite extent. तो वहाँ पे इसने इसीलिए इन्फिनाइट एक्सटेंट को भी मेंशन किया, ठीक है, क्योंकि जो लिक्विड है जिसके थ्रू पार्टिकल्स फॉल होंगे, जिसमें सेडिमेंटेशन होगी, तो वो आपका इन्फिनाइट एक्सटेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, दिस इज एन एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन है कि the specific gravity used G used in the equation is that of one solid sphere. वो आपकी वन सॉलिड स्फीयर की होती है, यानी जो हम वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसिडर करते हैं स्टोक्स लॉ में या सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम कह सकते हैं, वो आपकी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड, ठीक है, नॉट द अपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास अगली एजप्शन है,
तो ये हमारे पास फोर्थ एजम्पशन है सेडिमेंटेशन एनालिसिस की, दैट इज इट इज एज्यूम्ड दैट ओनली वन पार्टिकल सेटल्स एट अ टाइम, ठीक है, एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस विद अदर पार्टिकल्स। तो ये एक और एजम्पशन होती है इसमें कि हम हिंडर्ड सेटलिंग जो है वो मान के चलते हैं, यानी पार्टिकल्स जो है वो इंडिविजुअली सेटल हो रहे हैं और एक ही पार्टिकल एक टाइम पे सेटल हो रहा है, ठीक है, ये आपकी एजम्पशन होती है। सो ये आपकी 4 एजम्पशंस है ऑफ द स्टोक्स लॉ, ठीक है। सो इनको याद रखना जो है वो ज़रूरी है। एजम्पशंस भी कभी कभार पूछी जा सकती है, तो डायरेक्टली यही आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको ये 4 अगर याद होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ईजिली इनको पिन पॉइंट कर सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है ना। नाउ द टू इंपॉर्टेंट मेथड्स यूज्ड फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर पिपेट मेथड एंड हाइड्रोमीटर मेथड। ये 2 मेथड्स आपके इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिनसे हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस अगेन हम रिकॉल करेंगे, सेडिमेंटेशन एनालिसिस हमारा क्या है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ग्रेन साइज एनालिसिस ऑफ फाइन ग्रेनेड सॉइल, ठीक है, ग्रेन साइज एनालिसिस, द ग्रेन साइज एनालिसिस ऑफ फाइन ग्रेनेड सॉइल। अब इसके 2 इंपॉर्टेंट जो मेथड्स है वो एक पिपेट मेथड होता है, दूसरा है हाइड्रोमीटर मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम उतना ही प्रेजेंट करते हैं जितना हमारा जेकेएसबी के हिसाब से जितना याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा आपको डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पेपर जो है वो एमसीक्यू टाइप होने वाला है, यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल या कोई कन्वेंशनल टाइप नहीं है, ठीक है। तो ये हो आपके 2 मेथड्स जो है इंपॉर्टेंट 2 मेथड्स है, ठीक है, इनको याद रखना होगा। अब इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम कवर करेंगे, ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना ही। तो उससे पहले हम यहाँ पे स्टोक्स लॉ से जो हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास होती है जिसको हमने येलो से यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, दैट इज v इक्वल टू जी अपॉन 18 इंटू डी स्क्वायर इंटू रो एस माइनस रो डब्ल्यू अपॉन म्यू। यहाँ पे जो रो एस है दैट इज द डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स एंड रो डब्ल्यू इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यू यूज हुई है दैट इज व्हाट, दैट इज द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। और जो अगली दूसरा वर्जन जो है इसी फॉर्मूला का दैट इज जी अपॉन 18 इंटू डी स्क्वायर इंटू जी माइनस 1 अपॉन न्यू। और यहाँ पे जो न्यू यूज हुई है दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर के इक्वल होती है, ठीक है, दैट इज इट। ये आपको याद होना चाहिए, ये दोनों फार्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन पे अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको रिलेशन भी पता चलेगा। और यहाँ पे जो जी होता है दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना, सॉइल सॉलिड स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हमने इससे पहले भी देखा। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला जो है आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद इसने एक अप्रॉक्सीमेट वर्जन दिखाया है, अगर हमारा v mm पर सेकंड में है और d in mm है, तो ये इसका अप्रॉक्सीमेट यानी कोइंसाइज होके हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आती है दैट इज v इज इक्वल टू 902 डी स्क्वायर। शॉर्ट में हम याद रख सकते हैं, मगर जो इसने ऊपर यूनिट्स मेंशन किए उनके लिए, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। तो ये आपका है स्टोक्स लॉ। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे d है दैट इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल साइज जो है यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज हम इस रिलेशन से जो है वो सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बाद डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें डेंसिटी पता चलेगी, ठीक है, पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है, जनरल में। और यहाँ पे हम डायमीटर ऑफ द पार्टिकल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका जो एक डिटेल में प्रोसेस है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है, जी एग्ज़ाम के लिए इतना ही ज़रूरी है, तो इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि हम फिर यहाँ से डायमीटर ऑफ द पार्टिकल यानी पार्टिकल साइज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें इसी तरीके से सॉइल पार्टिकल्स, अलग अलग सॉइल पार्टिकल्स के साइजेस जो है वो पता लगेंगे, ठीक है ना। सो इस तरह से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जो कि हमने 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़े हैं फॉर द सेडिमेंटेशन एनालिसिस। एक है हमारे पास पिपेट मेथड, दूसरा है हाइड्रोमीटर मेथड। इन दोनों के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे हम कवर करेंगे। सबसे पहली बात है पिपेट मेथड इज अ स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड, ठीक है, ये एक लेबोरेटरी मेथड होता है और इट्स अ हाईली एक्यूरेट मेथड, हाईली एक्यूरेट है। पिपेट मेथड जो आपके पास होता है दैट इज आपका एक लेबोरेटरी मेथड और हाईली एक्यूरेट मेथड, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट। फॉर क्विक पार्टिकल साइज एनालिसिस हाइड्रोमीटर मेथड इज यूज्ड। और अगर आपको क्विक पार्टिकल साइज एनालिसिस करनी है उसके लिए आपका हाइड्रोमीटर मेथड यूज होता है। मींस हाइड्रोमीटर मेथड जो है वो एक फास्ट मेथड है, ठीक है,
सेडिमेंटेशन एनालिसिस का, बट एट द सेम टाइम वो उतना एक्यूरेट नहीं है। और अगर हम पिपेट मेथड की बात करते हैं तो वो हाईली एक्यूरेट मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, बट वो एक थोड़ा सा स्लो मेथड है, ठीक है ना, दैट इज इट। हाइड्रोमीटर रीडिंग इज टेकन करस्पॉन्डिंग टू द अपर लेवल ऑफ द मिनस्कस, ठीक है। अब जो हाइड्रोमीटर में हमारा मिनस्कस होता है, ठीक है, जिसको देख के हम रीडिंग लेते हैं, सो वहाँ पे जो रीडिंग हम कंसिडर करते हैं मिनस्कस के अपर लेवल पे कंसिडर करते हैं। मिनस्कस जो बेसिकली वहाँ पे होता है वो कुछ इस तरह से आपका होता है, ठीक है ना, सैग शेप्ड, ठीक है, जिसकी शेप जो है वो सैग निकल के आती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन की वजह से उसमें सैग आता है, तो सैग की वजह से जो है, क्योंकि रीडिंग जो है परफेक्ट रीडिंग हमें किस तरह से मिलती है अगर वो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट होता हॉरिजॉन्टल, बट उसमें जब सैग आता है ना तो उसकी वजह से फिर आपके पास दो रीडिंग्स आती है, ठीक है, दो रीडिंग्स का ऑप्शन आपके पास आता है। जब उसमें सैग आएगा तो दो रीडिंग्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक तो आपके पास यहाँ पे लोअर लेवल पे एक रीडिंग आएगी, ठीक है, एक तो अपर लेवल पे रीडिंग आएगी, ठीक है, जहाँ पे वो इस तरह से यहाँ पे अपर लेवल पे टच कर रहा है, ठीक है ना। सो अपर लेवल पे ही जो रीडिंग हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, वही हाइड्रोमीटर रीडिंग जो है हम कंसिडर करते हैं अपर लेवल पे ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, नॉट ऑन द लोअर लेवल। अब लोअर लेवल पे इस पे हम रीडिंग कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा सॉइल सस्पेंशन होता है वो ओपेक होता है। लोअर लेवल पे हमें रीडिंग नज़र नहीं आती, ठीक है, वहाँ पे वो ओपेक होता है, तो लोअर लेवल पे रीडिंग नहीं आती है मिनिस्कस के। अब जो मिनिस्कस का अपर लेवल होता है, ठीक है, वहाँ पे मिनिस्कस का एंड हो जाता है ना, तो वहाँ पे हमें डायरेक्टली रीडिंग दिखाई देती है, इसीलिए हम वहाँ पे अपर लेवल पे रीडिंग को कंसिडर करते हैं। इट इंक्रीज्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बल्ब। अब रीडिंग क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। अगर मैं इस सैग शेप मेनिस्कस की सैग शेप को एक बल्ब की तरह मान के चलो ना, तो यहाँ पे क्या होगा, रीडिंग जो है वो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इंक्रीज होगी आपकी, ठीक है, वो इंक्रीज होगी, ठीक है, वही इस पॉइंट में ये कह रहा है। अब ये किस तरह से इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको हाइड्रोमीटर की थोड़ी सी यहाँ पे फिगर दिखाऊं, तो ये मेरे सामने हाइड्रोमीटर की फिगर है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोमीटर में क्या होता है, यहाँ पे जो रीडिंग्स है ये डाउनवर्ड क्या कर रही है आपकी, डाउनवर्ड इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड इंक्रीज ही कर रही है। तो यहाँ अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मिनस्कस होगा जो कि सैग शेप में होगा, तो डाउनवर्ड ऑफ द बल्ब जो मिनस्कस की रीडिंग है होगी वो क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, ठीक है। नाउ तो अब मिनस्कस की वजह से यहाँ पे हाइड्रोमीटर रीडिंग में जो है वो एरर आता है, ठीक है ना, उसमें एरर तो आएगा, ठीक है। तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम करेक्शन देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है मिनस्कस करेक्शन, ठीक है। अब एरर सिर्फ मिनस्कस की वजह से नहीं आता, बल्कि टेम्परेचर की वजह से भी आता है और डिस्पर्शन एजेंट की वजह से भी आता है, ठीक है, आपको पता होगा। अब जो मिनस्कस करेक्शन है ये आपकी होती है क्योंकि यहाँ पे एज द मार्किंग ऑन द सिस्टम इंक्रीजेस डाउनवर्ड, जैसे कि हमने अभी देखा कि रीडिंग जो है वो डाउनवर्ड इंक्रीज कर रही है हाइड्रोमीटर के स्टेम पे, तो इसलिए मिनस्कस करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम मिनस्कस के अपर लेवल पे रीडिंग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, देन लोअर लेवल। तो जब हम अपर लेवल पे कंसिडर करेंगे, डाउनवर्ड को रीडिंग इंक्रीज हो रही थी, बट हमने अपर लेवल पे ही रीडिंग कंसिडर करी, तो वो रीडिंग हमारी लेस निकल के आएगी, जिसकी वजह से हमें करेक्शन फिर क्या देनी पड़ेगी, पॉजिटिव, यानी उसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमें एक्चुअल रीडिंग मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मिनस्कस करेक्शन जो होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है हाइड्रोमीटर के लिए, और दिस इज अ कांस्टेंट फॉर हाइड्रोमीटर, ठीक है। मिनस्कस करेक्शन जो है वो हाइड्रोमीटर के लिए कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। और दूसरी जो करेक्शन है दैट इज द टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन जो है हाइड्रोमीटर को कैलिब्रेटेड किया गया होता है 27 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो सस्पेंशन आपका लाइटर होगा और एक्चुअल रीडिंग जो है वो यहाँ पे लेस आएगी, और इसकी वजह से भी करेक्शन आपकी क्या देनी पड़ेगी, पॉजिटिव देनी पड़ेगी। और वाइस वर्सा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर टेम्परेचर आपका लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस होगा, पहले में जो था वो मोर देन था, तो तब करेक्शन जो थी वो पॉजिटिव थी। अगर यहाँ पे अब लेस देन, अगर अब
टेम्परेचर लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो जो करेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक ठीक है, दैट इज़ नेगेटिव। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसी पे आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो बन सकता है। तीसरा है डिस्पर्शन एजेंट करेक्शन, जो हम इसमें डिस्पर्शन एजेंट ऐड करते हैं, जैसे कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है हमारे पास। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि फाइन ग्रेन्ड सॉइल जो है इसके पार्टिकल्स में जो है वो कोलाइडल चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। तो जब इनमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स आपस में चिपके रह सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक्चुअल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको डिस्पर्स करने के लिए हम डिस्पर्सन एजेंट का यूज़ करते हैं। तो बाद में इससे भी एरर आती है थोड़ी सी, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए डिस्पर्सन एजेंट करेक्शन हम देते हैं, जो कि ऑलवेज नेगेटिव होती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं उससे जो एरर आएगी दैट विल बी ए पॉजिटिव एरर, तो उसके लिए करेक्शन जो है वो नेगेटिव ही होगी, ठीक है। सो दैट इज़ इट। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर के बारे में। और हाइड्रोमीटर के बारे में ये जो 3 करेक्शंस है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। मेनिस्कस करेक्शन, ठीक है, एक तो ये है कि किस टाइप का एरर होता है, ये किस टाइप की करेक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पे है पॉजिटिव करेक्शन होती है, ठीक है। इसी तरह से टेम्परेचर करेक्शन और डिस्पर्शन एजेंट करेक्शन, ये आपकी 3 करेक्शन यहाँ पे लागू होती है हाइड्रोमीटर एनालिसिस में, ठीक है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, तो मेनली हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें हमने देखा कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज जो है दे हेल्प अस टू क्लासिफाई द सॉइल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम हमारी जो है वो मदद करते हैं, हेल्प करती हैं। तो अभी हम मेनली जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल्स की ही बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल्स की क्लासिफिकेशन के लिए जो है सेडिमेंटेशन एनालिसिस या वेट एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अब इस वेट एनालिसिस के बेस पर हमने बेसिकली यहाँ पे क्या देखा, चाहे हमने जो मेथड्स हमने यूज़ किए हैं, चाहे पिपेट मेथड हो, हाइड्रोमीटर एनालिसिस हो, उसमें हमें एट द एंड हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो एट द एंड हमें उसमें क्या चीज़ मिलती है, वो आपकी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। और फिर उसमें हमारे पास बहुत सारी रिलेशंस होती है, ठीक है, जिसमें हम ये करेक्शंस वगैरह जो हमने अभी देखी वो अप्लाई करके फाइनली हम क्या निकालते हैं, डेंसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स जो है सॉइल पार्टिकल्स निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स हमारे हैवियर होते हैं वो जल्दी सेटल हो जाएंगे, ठीक है ना, और जो फाइनर होंगे वो थोड़ा सा लेट आपके सेटल होंगे। तो इस तरह से हम फिर जैसे कि हमने स्टोक्स लॉ में देखा, टर्मिनल वेलोसिटी की जो रिलेशन थी उससे हम डायमीटर ऑफ द पार्टिकल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने डिटेल में उस चीज़ को नहीं देखना है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि जब हम डायमीटर ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करेंगे उससे हम क्या करेंगे, फिर उससे हम पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन को पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो ड्रा करेंगे, ठीक है, ताकि हमें एक आइडिया मिले, हमें एक रफ आइडिया मिले। क्योंकि इंडेक्स प्रॉपर्टी का यही काम होता है कि जो आपको एक रफ असेसमेंट देती है अबाउट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल्स। अगर हमें सॉइल को डिटेल के बारे में डिटेल वे में नहीं जानना है, डिटेल हमें टेस्ट्स परफॉर्म करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज से एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा करते हैं तो इससे हमें एक रफ असेसमेंट मिलती है कि अगर हमारे पास एक सॉइल है तो इसकी ग्रेडेशन क्या है, ठीक है ना, क्या ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, क्या ये नॉन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। तो उससे फिर हमें पता चलता है कि अगर ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है तो इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, उसका हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एज्यूम जो है वो यही करते हैं कि जो सिमिलर टाइप्स सॉइल इज हैविंग सिमिलर इंडेक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, विल हैव द सिमिलर बिहेवियर, ठीक है ना, उनका सिमिलर बिहेवियर होगा। सो दैट इज इट। अब हम हमारे पास जो है वो सॉइल ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करो है, ठीक है, या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करो में ये हमने जो आपके सामने फिगर प्रेजेंट की है फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक जो है वो प्रेजेंट की है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एक सिंपल इसकी एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये वाली देखो, ठीक है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल नज़र आ रही है, क्योंकि इस कर्व में हमारी इस तरफ जो है एक्स एक्सिस पे पार्टिकल साइज जो है वो मेंशन है,
और राइट वर्ड्स जो है रीडिंग्स हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या दिखा रहे हैं, परसेंटेज पासिंग थ्रू द सीव, ठीक है, या परसेंटेज फाइनर हम यहाँ से दिखा रहे हैं, शो करते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में यानी कुछ इस साइड में जो है हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल होगी, और राइट साइड में इसके हमारे पास जो सॉइल होगी दैट विल बी कोर्स ग्रेन सॉइल। और इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे कर्व्स निकल के आते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाला कर्व है यहाँ पे, जो कि बीच में थोड़ा सा वर्टिकल है, ठीक है ना, दैट इज अ यूनिफॉर्म सॉइल, ठीक है। वो आपकी यूनिफॉर्म सॉइल को क्या कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा था दैट वाज यूनिफॉर्म सॉइल, ठीक है। ये कर्व जो है थोड़ा सा वर्टिकल यहाँ पे बीच में है, तो यूनिफॉर्म सॉइल यानी इसमें पार्टिकल साइजेस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। वेल ग्रेडेड सॉइल जो है इसके बाद यहाँ पे है वेल ग्रेडेड सॉइल का कर्व, जिसमें आप पार्टिकल साइज रेंज देख सकते हो। इसमें लगभग हर तरह के साइजेस के पार्टिकल जो है वो अवेलेबल है, ठीक है ना। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जो होती है इसको हम पोरली ग्रेडेड सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आती है गैप ग्रेडेड सॉइल। गैप ग्रेडेड सॉइल में अगर आप यहाँ पे देखोगे एक हम्प है, लिटिल हम्प, सो दिस रिप्रेजेंट द गैप ग्रेडेड सॉइल, मीन्स द पर्टिकुलर पार्टिकल साइज जो है वो मिसिंग है, ठीक है। इसको हम स्किप ग्रेडेड सॉइल भी बोलते हैं। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के, ठीक है। तो इससे हम एक रफ असेसमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जो है उसमें पर्टिकुलर पार्टिकल साइजेस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना, सिमिलर है। तो और उसके मुकाबले में अगर हम वेल ग्रेडेड सॉइल देखेंगे जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स उसकी रेंज जो है वो प्रेजेंट है, तो ये आपकी वेल ग्रेडेड सॉइल इसकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल से ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो इसकी पैकिंग होगी, ठीक है, पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स जो होगी वो थोड़ी सी डेंस निकल के आएगी, ठीक है ना, जिससे ये सॉइल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कुछ असेसमेंट्स जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा इस कर्व का कॉइन साइज्ड वर्जन, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस कर्व के बारे में पहले वो है कि इट इज़ आल्सो नोन एज ग्रेडेशन कर्व। इसको हम ग्रेडेशन कर्व भी बोलते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है जो कर्व ए है जिसको हमने रेड से यहाँ पे हाईलाइट किया है, वो आपका क्या है, वो आपका यूनिफॉर्मली सॉइल को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। जो आपका कर्व सी है यह आपका किसको डिनोट कर रहा है, वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। एंड इट इज़ इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी एस टाइप होती है, ठीक है। और ये आपका हो गया गैप ग्रेडेड सॉइल के लिए। सो दिस इज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे आपको याद रखना होगा इस कर्व में जो पार्टिकल साइजेस जो हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो वो हम सेमी लॉग स्केल पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, सेमी लॉग स्केल। क्योंकि इस पे ऑब्वियसली हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल्स के पार्टिकल साइजेस भी हमने प्लॉट करने होते हैं, ठीक है। तो वो हम सेमी लॉग स्केल पे ही उनको बेस्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज फाइनर जो इस तरफ आपके वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होते हैं वो आपके नेचुरल स्केल पे ही रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट। नाउ अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने यहीं से फ्रेम करा है कि बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके स्टैंडर्ड बुक से ले गए हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्वेश्चन में फ्रेम किया है, ठीक है, ताकि इससे ये जो है वो बेटर, ये चीज़ें आपको बेटर याद रहें, ठीक है। बाकी देखो आपको पता है कि जो ग्रेडेशन कर्व है उससे हम क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल जो है वो कर पाते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज जो है वो बता सकते हैं उससे, ठीक है, वो तो हमको पता है। बट उसके अलावा ये किसके काम आता है तो वो इस क्वेश्चन के जरिए जो है आपको पता चलेगा। तो क्वेश्चन इज ग्रेडेशन कर्व इज यूज्ड टू एस्टिमेट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ हम ग्रेडेशन कर्व से एस्टिमेट कर सकते हैं। ग्रेडेशन कर्व क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ऑप्शन ए शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ऑप्शन बी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, ऑप्शन सी परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस,
क्योंकि ग्रेडेशन कर्व से जो है हम, या ग्रेडेशन कर्व को हम यूज कर सकते हैं टू एस्टिमेट द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, आल्सो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। जैसे कि मैंने बताया कि जो अभी हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था, उससे हम रफ आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। वेल ग्रेडेड सॉइल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी दैन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। इसी तरीके से जो गैप ग्रेडेड सॉइल है, ठीक है, या जो आपकी दूसरी टाइप ऑफ सॉइल है जिसमें आपके वॉइड्स ज़्यादा है, ठीक है, तो इसी तरह से उसकी परमेबिलिटी जो है वहाँ पे ज़्यादा निकल के आएगी, ठीक है। यानी जो जो उतनी डेंस नहीं होगी, उसकी परमेबिलिटी तो ऑब्वियसली आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम, और दूसरी बात क्या होती है, जब सॉइल की, किसी पर्टिकुलर सॉइल की डेंसनेस उतनी ज़्यादा नहीं होगी, पैकिंग डेंसिटी, ठीक है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो दैट इज़ इट। ग्रेडेशन कर्व इज यूज्ड टू एस्टिमेट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल एंड परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो ये हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक से लिया है, ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक से ही ज़्यादा सॉइल मैकेनिक्स से प्रीवियस पेपर में जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा, तो अगर आपने सिर्फ ग्रेडेशन कर्व को, अगर आपको जनरल में सिर्फ यही पता है कि उससे हम सॉइल क्लासिफिकेशन, पार्टिकल साइज रेंज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, बाकी आपको पता नहीं होगी कोई चीज़, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। सो दैट इज़ इट। और मोस्टली आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो ग्रेडेशन कर्व है वो ज़्यादा आपका कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बताया, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज़ अ मेन इंडेक्स प्रॉपर्टी फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल्स। नाउ अब थोड़ा सा यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। कंप्रेसिबिलिटी की जो हमने अभी बात की, तो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में कि द इन्फ्लुएंस ऑफ द शेप ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल्स आर। अब जो सॉइल पार्टिकल्स, एक तो होती है पार्टिकल साइज जो हमने अभी देखा ग्रेडेशन कर्व में, ठीक है ना, दूसरा होता है पार्टिकल शेप, ठीक है। अब पार्टिकल शेप जो है वो भी आपका इन्फ्लुएंस करता है किसको, कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल को। तो द शेप ऑफ द पार्टिकल on the compressibility characteristics, influence of the shape of the particle on the compressibility characteristics of soils are: the shape of the particles is responsible for the reduction in the volume of soil mass upon the application of pressure, ठीक है। यानी शेप ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो भी आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है इन द रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जब सॉइल मास पे प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम रिडक्शन होगी उसमें शेप ऑफ द पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होता है आपका, ठीक है। सॉइल पार्टिकल का जो शेप होता है, ठीक है, चाहे वो आपका क्या है, जैसे कि वेरियस शेप्स ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स हमारे पास होती है। एंगुलर शेप टाइप ऑफ पार्टिकल होता है, ठीक है ना, राउंडेड होता है, फ्लैकी होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किनकी, फाइन ग्रेन सॉइल्स की, ठीक है, तो फाइन ग्रेन सॉइल्स की जो पार्टिकल शेप होती है जनरली आपकी फ्लैकी होती है, ठीक है ना, जैसे कि क्ले की होती है, फ्लैकी, फ्लैकी टाइप। और जो हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल्स होती है उसके पार्टिकल शेप जो होती है जनरली एंगुलर ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, एंगुलर। और इससे हमें क्या पता चलता है, जो एंगुलर ग्रेन्स होते हैं वो आपके, उनके इंटरलॉकिंग जो होती है आपस में वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लोड बियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है। और इंटरलॉकिंग की ही वजह से जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स हैं जिनकी शेप जो है वो एंगुलर टाइप होती है, तो इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होगी, वो डेंस, उनकी जो पैकिंग होगी वो डेंस होगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से रिडक्शन, उनके वॉल्यूम में जो है वो रिडक्शन कम देखने को मिलेगी, ठीक है ना, यानी उनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है उस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो शेप ऑफ द पार्टिकल है वो आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है वॉल्यूम रिडक्शन में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि एडिशन ऑफ स्मॉल मिक्सचर ऑफ मिका टू द सैंड रिजल्ट्स इन लार्ज इंक्रीज इन इट्स कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो
अब जो मिका है वो एक मिनरल होता है, ठीक है ना, दैट्स अ टाइप ऑफ क्ले मिनरल। तो अगर हम उसको सैंड में ऐड करेंगे तो उससे कंप्रेसिबिलिटी जो है वो लार्जली इंक्रीज होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें पता चला कि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो किन चीज़ पे डिपेंड करती है। एक तो पार्टिकल शेप पे भी डिपेंड करती है सॉइल की, और दूसरा मिनरल्स पे भी डिपेंड करती है, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ द मिनरल्स पे भी डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे हाइड्रोमीटर एनालिसिस के बारे में एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमने फ्रेम किया है, ठीक है, फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक आल्सो, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो हाइड्रोमीटर एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन, पहला आपके पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद डेंसिटी, उसके बाद थर्ड जो है दैट इज एक्टिविटी। सो द करेक्ट आंसर इज, क्या हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस से सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या हम उससे डेंसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं, या हम उससे एक्टिविटी भी डिटरमाइन जो है वो कर सकते हैं। ऑप्शन ए में ओनली वन, ओनली टू, ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ओनली। तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस से बेसिकली जो कि हमने अभी हाइड्रोमीटर एनालिसिस देखी, अब आपको पता है कि डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दोनों चीज़ें तो आपको पता चल गई होंगी, ठीक है ना, कि डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हम डिटरमाइन तो करते ही है, ठीक है, ऑब्वियसली हम उससे डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, बट एक्टिविटी भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि हम इससे एक्टिविटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्टिविटी क्या होती है, हम इसको बाद में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि इससे हम तीनों चीज़ें जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा, 1, 2 and 3। एक्टिविटी जो होती है आपकी दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय द क्ले फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये चीज़ें हम आगे हमने कवर करनी है, ठीक है, क्योंकि अभी हम फाइन ग्रेन सॉइल्स की ही बात कर रहे हैं। तो मेन इंडेक्स प्रॉपर्टी जो फाइन ग्रेन सॉइल्स की है दैट इज अटरबर्ग लिमिट्स या कंसिस्टेंसी लिमिट्स, उस पर हम अभी नहीं आए हैं, ठीक है। अभी जो हम बात करते हैं थोड़ा सा हमने पार्टिकल साइज रेंज की ही अभी बात की है, ठीक है। तो अब हम जो है मेन इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम Atterberg limits or consistency limits. That is the main topic. uh, Atterberg limits जो है basically these are the main index properties of fine grained soils, ठीक है। तो Atterberg limits पढ़ने से पहले प्लास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। सो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल्स जो है वो डिफाइन होती है एज इट्स एबिलिटी टू अंडरगो द डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग और फ्रैक्चर, ठीक है। एबिलिटी अंडरगो डिफॉर्मेशन without cracking or fracture means without failure, so that we can mold the soil in any shape without the failure, ठीक है। that is the plasticity. Now plasticity is due to the adsorbed water. ये आपको जहन में रखने की ज़रूरत है कि जो प्लास्टिसिटी है वो एडजॉर्ब्ड वाटर की वजह से होती है और दूसरा क्ले मिनरल्स की वजह से होती है, ठीक है। अब एडजॉर्ब्ड वाटर जो होता है उससे प्लास्टिसिटी कैसे इम्पोर्ट होती है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है जो वाटर है दैट इज़ अ डाइपोलर लिक्विड, ठीक है ना, मीन्स उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस होते हैं। तो जो सॉइल के माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, द नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल्स ऑफ वाटर, है ना। तो इस तरह से वो उनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, जिससे वाटर जो है वो एडहियर हो जाएगा विद द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। सो एक एड्जॉर्बड लेयर ऑफ द वाटर जो है वो सॉइल पार्टिकल्स के साथ बनती चली जाती है, और यही जो है फिर सॉइल में प्लास्टिसिटी का जो है वो काज होता है, ठीक है। एंड सेकंड बिग काज जो है प्लास्टिसिटी इन द सॉइल वो है आपका क्ले मिनरल, ठीक है, क्ले मिनरल, ठीक है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो नाउ अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स पे आते हैं, ठीक है।
consistency limits or Atterberg limits. So as per Atterberg, a fine grained soil can exist in 4 stages, namely liquid, plastic state, semi solid और solid state. ठीक है, ये आपके 4 states में soil जो है वो exist कर सकती है, liquid, plastic, semi solid और solid state, according to Atterberg. So the water content at which the soil changes from one state to another are known as the consistency limits or Atterberg limits. ठीक है ना, इन्हीं को फिर हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स और अटरबर्ग लिमिट्स बोलते हैं. ठीक है, जिस वाटर कंटेंट पे सॉइल जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती है. नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सॉइल इज विद सेम कंसिस्टेंसी लिमिट्स बिहेव इन अ सिमिलर मैनर. जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जो सॉइल्स जिनका सिमिलर, जिनके इंडेक्स प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, उनका बिहेवियर भी हम सिमिलर जो है वो एज्यूम करते हैं. तो इसी तरह से जिन सॉइल्स की अब सेम कंसिस्टेंसी लिमिट्स होती हैं वो एक सिमिलर मैनर में आपके जो है वो बिहेव करते हैं. ठीक है, अब जो पहला कंसिस्टेंसी लिमिट जो हमारे पास है दैट इज लिक्विड लिमिट. ठीक है, लिक्विड लिमिट. अब लिक्विड लिमिट क्या है? बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ वाटर कंटेंट बट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू प्लास्टिक स्टेट, ठीक है ना, और वाइस वर्सा, इज नोन एज द लिक्विड लिमिट. एट लिक्विड लिमिट सॉइल सीजेस टू बी लिक्विड. तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ में देखूंगा वॉल्यूम ऑफ द सॉइल वर्सेस वाटर कंटेंट, तो ये है हमारा लिक्विड लिमिट. ठीक है ना, जिस में सॉइल जो है वो प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होती है या वाइस वर्सा भी हो सकता है. ठीक है, सो दिस वेरी मॉइस्चर कंटेंट इज नोन एज लिक्विड लिमिट. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिटवीन द अबाउट द लिक्विड लिमिट आर इट इज़ डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी बाई कैसेग्रांडे apparatus. ठीक है, एंड ड्रॉप ऑफ कप ऑन हार्ड बेस जो उस पर होता है apparatus में, वो आपका 1 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, ड्रॉप ऑफ कप ऑन द हार्ड बेस ऑफ द रबर दैट इज 1 सेंटीमीटर. And this is information about 120 gram of soil passing through 425 micron sieve is taken. एंड ये पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि जब मॉइस्चर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 25 ब्लोज फ्रॉम द फ्लो कर्व इज टेकन एज द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल. ठीक है, इसमें फिर हम वो मॉइस्चर कंटेंट लिक्विड लिमिट एज अ लिक्विड लिमिट कंसिडर करते हैं जो करस्पॉन्ड करेगा टू द 25 नंबर ऑफ द ब्लोज फ्रॉम द फ्लो कर्व. Now the flow curve is a graph plotted between the water content on y-axis and number of blows on the x-axis on the log scale. ठीक है, ये आपका flow curve होता है. यहाँ पे ये जो कर्व रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज फ्लो कर्व. ठीक है, बिटवीन द वाटर कंटेंट एंड द नंबर ऑफ ब्लोज ऑन द लॉग स्केल. एंड जो वाटर कंटेंट आपका करस्पॉन्ड करेगा टू द 25 नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज, दैट वेरी वाटर कंटेंट इज नोन एज लिक्विड लिमिट. ठीक है, दैट इज लिक्विड लिमिट. एंड दिस द स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व. नाउ दिस इज द स्लोप ऑफ फ्लो कर्व एंड स्लोप ऑफ फ्लो कर्व इज नोन एज फ्लो इंडेक्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जो इस फ्लो कर्व का स्लोप निकल के आता है वो आपका क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज फ्लो इंडेक्स. फ्लो इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होती है W2 माइनस W1 मीन्स वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द मीन्स यहाँ पे अगर हमारे पास कर्व में ये W1 है और यहाँ पे जो वाटर कंटेंट होगा दैट विल बी W2, और जो W2 को नंबर ऑफ ब्लोज आपका करस्पॉन्ड करेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, वो आपका N2 होगा. ठीक है ना, इसी तरह से W1 को जो करस्पॉन्ड करेगा वो आपका N1 होगा. ठीक है, दैट विल बी N1. सो द फॉर्मूला इज W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई log 10 ऑफ N1 अपॉन N2. ठीक है ना, N1 एंड N2 आर बेसिकली द नंबर ऑफ ब्लोज करस्पॉन्डिंग टू दीज वाटर कॉन्टेंट्स W1 and W2. So this is the formula to calculate the flow index and the shear strength of soil at liquid limit is 2.7 kilonewton per meter square. Means जो shear strength of the soil होती है वो सबसे lowest होती है या सबसे least होती है at liquid limit, but not negligible. आपको माइंड में रखना है, negligible नहीं होती है, least होती है. ठीक है, and that is 2.7 kilonewton per meter square. दिस इज ऑल अबाउट फ्लो आपका लिक्विड लिमिट. ठीक है,
तो ये आपकी लिक्विड लिमिट है, ठीक है। अब इससे पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया यहाँ पे, जो हमारी कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी लिमिट्स को समझने से पहले कंसिस्टेंसी के बारे में हमें पता होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द रिलेटिव ईज विद विच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड, ठीक है। रिलेटिव ईज विद विच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड, दैट इज कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, द डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ द सॉइल। ये आपकी स्टैंडर्ड बुक में जो डिफिनेशन है कंसिस्टेंसी की, वो यही होती है कि द डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। द डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल जो है वो आपकी कंसिस्टेंसी होती है। उसका मतलब क्या है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि सॉइल सॉफ्ट है, फर्म है, स्टिफ है या हार्ड है, ठीक है। तो इस डिग्री ऑफ फर्मनेस को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। और जो कंसिस्टेंसी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल्स होती है, दैट इज रिलेटेड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन वाटर कंटेंट, ठीक है। वो ज़्यादातर वाटर कंटेंट पे ही जो है उसी के साथ वो रिलेटेड है, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल्स की कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी जो है ये एक ऐसा पैरामीटर है जो हम फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक सॉइल जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है एट अ हायर परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है ना, तो वो आपकी उतनी ही जल्दी हार्ड बन जाती है जब उसका वाटर कंटेंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। दिस शुड बी नोटेड। सो इसके बाद जो है हमारे पास कंसिस्टेंसी लिमिट्स थे, जैसे कि हमने पहले लिक्विड लिमिट कवर किया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके लिक्विड लिमिट के बारे में। एंड जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है दैट इज़ कैसाग्रेंडी apparatus, जिससे हम लिक्विड लिमिट जो है वो लेबोरेटरी में फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा भी टेस्ट आपको याद रखना चाहिए जिससे हम लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, वो आपका होता है कोन पेनिट्रेशन मेथड, ठीक है। दैट इज कोन पेनिट्रेशन मेथड इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट इन द लेबोरेटरी, ठीक है। वो आपका लेबोरेटरी में यूज होता है। And also should be remembered that the IS 2720 पार्ट वी, ठीक है ना, पार्ट 5 recommends the फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्रूविंग टूल्स फॉर कटिंग द सैम्पल, ठीक है। उसमें एक आपका क्रेसेग्रेंडे टूल रिकमेंड होता है, ठीक है। दूसरा आपका ASTM टूल मीन्स अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, ठीक है। दीज टू टूल्स आर रिकमेंडेड बाय IS 2720 पार्ट 5 फॉर द ग्रूइंग टूल्स, ठीक है, फॉर कटिंग द सैम्पल इन लिक्विड लिमिट टेस्ट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट जो हम कोन पेनिट्रेशन मेथड से लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करते हैं, दैट इज आल्सो ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ IS 2720 पार्ट 5, ठीक है ना। लेकिन उसमें वो डिस्क्राइब करता है कि ये जो मेथड है कोन पेनिट्रेशन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लिक्विड लिमिट, इसमें आपका यूज़ होता है स्टैटिक कोन पेनिट्रोमीटर, ठीक है। इसमें जो मशीन आपकी यूज़ होती है दैट इज स्टैटिक कोन पेनिट्रोमीटर टू फाइंड द लिक्विड लिमिट। एंड अब इसमें डिफरेंस क्या है कोन पेनिट्रेशन मेथड एंड कैसाग्रेंडे मेथड। इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जो आपका कोन पेनिट्रेशन मेथड है ये एक रैपिड एंड क्विक मेथड है, ठीक है ना, एंड इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म, ठीक है। लेकिन साथ ही में ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि इट इज़ नॉट टू मच एक्यूरेट बट इट इज़ वेरी इजी एंड क्विक मेथड एज कम्पेयर टू कैसाग्रेंडे apparatus. कैसाग्रेंडे apparatus इज ए स्लो मेथड बट वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है, दैट इज़ मोर एक्यूरेट। तो ये तो लिक्विड लिमिट की कहानी यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है, ठीक है। इतनी ही चीज़ें जो है आपको लिक्विड लिमिट के बारे में याद रखनी होंगी, ठीक है।
एंड दैट इज इट। अब हम आते हैं प्लास्टिक लिमिट की तरफ। प्लास्टिक लिमिट इज द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट फेल्स टू बिहेव प्लास्टिकली, or the water content at which soil can be rolled into a thread of 3 mm in diameter without crumbling is known as is known as plastic limit। तो वो वाटर कंटेंट जिस पे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को एक थ्रेड की शेप दे सकते हैं जिसका डाया होगा 3 mm और वो क्रम्बल ना हो, ठीक है ना, विदाउट क्रम्बलिंग। एंड शेयर स्ट्रेंथ एट प्लास्टिक लिमिट इज अबाउट 100 टाइम्स दैट एट लिक्विड लिमिट। जैसे मैंने कहा कि जो शेयर स्ट्रेंथ होती है लिक्विड लिमिट पे वो सबसे लीस्ट होती है, और प्लास्टिक लिमिट पे जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो 100 टाइम्स ग्रेटर होती है देन एट लिक्विड लिमिट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये वाला जो हमारा वाटर कंटेंट है, दिस इज द प्लास्टिक लिमिट, जिस पे सॉइल जो है वो चेंज हो रही है आपकी। द सॉइल इज अगेन चेंजिंग फ्रॉम द प्लास्टिक स्टेट टू द सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में आ रही है, ठीक है। यह आपका हो गया प्लास्टिक लिमिट। इसके बाद जो हमारे पास अगला है दैट इज द श्रिंकेज लिमिट। Shrinkage limit is defined as the maximum water content at which a reduction of water content does not cause a decrease in the volume of the soil। इसके बाद अगर सॉइल में वाटर कंटेंट चाहे जितना भी रिड्यूस होता है, वाटर कंटेंट रिड्यूस होता है तो उससे कोई वॉल्यूम में जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम विल रिमेन द कांस्टेंट। तो ये वो वाटर कंटेंट होता है आपका। जिसके बाद द फर्दर रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल काज नॉट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल एंड श्रिंकेज लिमिट इज द लीस्ट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज सेटल सैचुरेटेड। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा फिर से ग्राफ में, ये वाला जो हमारे पास वाटर कंटेंट है दिस करस्पॉन्ड्स टू द श्रिंकेज लिमिट। आप देख रहे हो इसके बाद जो है सॉइल का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। एंड this is the water content at which the soil changes from the सेमी सॉलिड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज द श्रिंकेज लिमिट। तो इसके बाद बेसिकली क्या होता है, सॉइल जो है वो स्टॉप करती है श्रिंकिंग, ठीक है, सॉइल स्टॉप श्रिंकिंग फर्दर and attains a constant volume, ठीक है। दिस शुड बी रिमेंबर्ड, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच अ रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, दैट इज द श्रिंकेज लिमिट। अब श्रिंकेज लिमिट की अगर हम स्पेशली बात करेंगे तो श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, द मेथड टू डिटरमाइन द श्रिंकेज लिमिट इन द लेबोरेटरी, वो आपका कौन सा होता है। एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू WG। सो यहाँ से जो W है डेट विल बी इक्वल टू E अपॉन G, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमने यहाँ पे 1 कंसिडर की है, क्योंकि एट श्रिंकेज लिमिट यू हैव टू रिमेंबर दैट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है, उसको हम 1 के बराबर रखते हैं। सो दिस वेरी वाटर कंटेंट इज करस्पॉन्डिंग टू द श्रिंकेज लिमिट। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस आते हैं, ठीक है, इंडेक्सेस, जिसमें आपका पहला है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट डायरेक्टली, ठीक है। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट जो है वो आपका होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अच्छा, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे येलो से हमने हाईलाइट करके रखा है, येलो कलर से, व्हेन प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर दैन लिक्विड लिमिट। इस फॉर्मूला में जब प्लास्टिक लिमिट ग्रेटर होगा लिक्विड लिमिट से तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम रिस्पॉन्ड करेंगे एज 0 एंड नॉट नेगेटिव, ठीक है, उसको हम नेगेटिव यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैन नेवर बी नेगेटिव, इट शुड बी रिमेंबर्ड। अब बर्मिस्टर जो है उसने क्लासीफाई किया है, बर्मिस्टर हैज क्लासिफाइड प्लास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। जैसे कि आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो, 0 प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए जो प्लास्टिसिटी होगी दैट इज नॉन प्लास्टिक, 1 to 5 जो है दैट इज स्लाइट प्लास्टिक सॉइल। इसी तरह से फिर यहाँ पे आपके पास सारे वैल्यूज़ हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है उसको हम रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये आपका रेशियो होता है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। दिस इज कंसिस्टेंसी और रिलेटिव कंसिस्टेंसी इंडेक्स। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस इज, अगर आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 होगा तो नेचुरल वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू लिक्विड लिमिट। ठीक है, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला मेंशन करी है कंसिस्टेंसी इंडेक्स की, इसमें आप कंसिस्टेंसी इंडेक्स को 0 पुट करो इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, जो नेचुरल वाटर कंटेंट है W, वो आपको लिक्विड लिमिट के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू लिक्विड लिमिट। एंड आल्सो इफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू 1, अगर हम इसको 1 पुट करते हैं इसी रिलेशन में, तो जो नेचुरल वाटर कंटेंट है फिर वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बराबर, फिर वो प्लास्टिक लिमिट के बराबर निकल के आएगा, प्लास्टिक लिमिट के बराबर। क्योंकि यहाँ पर फिर आपको इस इक्वेशन में जो कि आपका है WL माइनस W, दैट इज लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। हमें पता है कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है दैट इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। यहाँ पे आपको इसी इक्वेशन में जब आप कंसिस्टेंसी इंडेक्स को 1 रखोगे, ठीक है, यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, जो नेचुरल वाटर कंटेंट है ये आपका प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू द प्लास्टिक लिमिट। जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे अपनी जगह आप ट्राई कर सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऐसे भी याद रख सकते हो, और प्रैक्टिकली यहाँ पे आप इसको सॉल्व भी करके जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 द सॉइल इज इन सेमी सॉलिड स्टेट एंड स्टिफ। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका मतलब सॉइल क्या होती है, आपकी सेमी सॉलिड स्टेट में होती है, या जिसको हम स्टिफ बोलते हैं। एंड अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपका क्या होगी, लेस देन 0 होगी, इट मीन्स कंसिस्टेंसी इंडेक्स कैन बी लेस देन 0, सो द नेचुरल वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट। इट मीन्स नेचुरल वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट एंड द सॉइल बिहेव्स लाइक ए लिक्विड। सो दैट इज इट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके बारे में। इसके बाद हमारा आता है लिक्विडिटी इंडेक्स, आल्सो नोन एज वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो। अब जो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है हमारा, इसको हम वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, so this is the main point, and it is defined as the ratio of the difference between the natural water content and the plastic limit to the plasticity index। ठीक है, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये आपका होता है लिक्विडिटी इंडेक्स, जिसको हम वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो भी बोलते हैं। एंड दिस इक्वेशन शुड बी रिमेंबर्ड, दैट इज द सम ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1। ये आपका 1 के बराबर होता है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप इक्वेट करते हो और इनका सम करते हो, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का, जो लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए इक्वेशन है और जो इससे पहले कंसिस्टेंसी की इक्वेशन हमने देखी, जब इनको आप ऐड करोगे तो आपको अल्टीमेटली जो है ये 1 के बराबर इसका वैल्यू जो है वो निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। ये आपका रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, दैट इज टफनेस इंडेक्स, एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट द प्लास्टिक लिमिट। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टफनेस इंडेक्स जो होता है दैट इज अ मेजर ऑफ दैट इज अ मेजर ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, याद रखना है आपको, इस पे आपका MCQ जो है वो बन सकता है। उसके बाद आती है एक्टिविटी, जो हमने पहले डिस्कस की थी, क्वेश्चन में डिस्कस की थी एक्चुअली, की जो एक्टिविटी है दैट कैन बी आल्सो फाइंड आउट और डिटरमाइनेड फ्रॉम द हाइड्रोमीटर एनालिसिस। ठीक है, इसको हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस से भी फाइंड आउट करते हैं। सो एक्टिविटी एक्चुअल में क्या होती है, रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, दैट इज एक्टिविटी। ठीक है, now important point about the activities, it is a measure of water holding capacity of soil. It is a measure of water holding capacity of soil. During swelling and shrinkage, the changes in the volume of soil depend upon its activity. So जब swelling होती है soil की या shrinkage होती है,
तो उसमें जो वॉल्यूम चेंजेस होते हैं सॉइल के, वो डिपेंड किस पे करेंगे, एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करेंगे। मीन्स अगर सॉइल की एक्टिविटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा श्रिंके, उसमें जो है वो ज़्यादा श्रिंकेज होगी, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा स्वेलिंग होगी। जैसे कि क्ले होती है, क्ले इज़ हैविंग द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ ऑल सॉइल्स, ठीक है। इसीलिए क्ले के जो स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबसे ग्रेटर होते हैं बिकॉज ऑफ एक्टिविटी। सो इट्स अ मेजर ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। सो नाउ बेस्ड ऑन द एक्टिविटी वी कैन आल्सो क्लासीफाई द सॉइल। जैसे कि एक्टिविटी अगर आपकी लेस है 0.75 से, तो दिस इज क्लासिफाइड एज इनएक्टिव। फ्रॉम 0.75 to 1.25 इट इज़ क्लासिफाइड एज नॉर्मल। एंड अगर आपकी एक्टिविटी सॉइल की ग्रेटर होगी 1.25 से, तो दिस इज एक्टिव, ठीक है, दिस इज एक्टिव सॉइल। इसके बाद द सॉइल कंटेनिंग द मिनरल कैलनाइट आर लीस्ट एक्टिव, ठीक है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एक्टिविटी जो है वो एक एड्जॉर्बड वाटर की वजह से एक तो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, और दूसरा क्ले मिनरल, सॉरी मिनरल, हाँ, नहीं, बेसिकली प्लास्टिसिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लास्टिसिटी इज ड्यू टू एड्जॉर्बड वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल, ठीक है। अब एक्टिविटी जो है दैट इज वो आपका रेशो ही होता है, रेशो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू परसेंटेज क्ले फाइनर, परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। सो इट मीन्स अल्टीमेटली एक्टिविटी जो है वो आपकी डिपेंड करेगी एड्जॉर्बड वाटर पे भी और प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल्स पे भी। बट अब अगर हम क्ले मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो इसमें से जो कैलनाइट होता है, कैलनाइट से उतनी एक्टिविटी आपकी इम्पार्ट नहीं होती है, दैट इज़ द लीस्ट एक्टिव, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने मेंशन करके रखा है। एंड जो मोरिनोनाइट होता है, दिस वेरी मिनरल इट्स हैविंग द वेरी हाई एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी ग्रेटर देन 4, इसकी एक्टिविटी जो है वो ग्रेटर देन 4 होती है इस वजह से, इस मिनरल की वजह से, ठीक है ना। एंड ये आपका जो है वो क्ले में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड कैलनाइट मिनरल की वजह से जो एक्टिविटी है दैट इज़ लीस्ट। एंड फॉर अ सॉइल ऑफ स्पेसिफिक ऑरिजिन एक्टिविटी इज कॉन्स्टेंट, दिस शुड बी आल्सो नोटेड हियर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है बेसिकली कंसिस्टेंसी लिमिट्स जो है हमारे एंड हो गए, ठीक है ना। इतना ही जो है, इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानने जो थे वो ज़रूरी थे, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे बेसिकली फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स के बारे, सॉरी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स के बारे में हमने पढ़ना है और उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर हम उसमें सीविंग वगैरह जो है वो कवर करेंगे और फिर उसकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और आल्सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्सेस, कंसिस्टेंसी लिमिट्स पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। एंड दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको एंड करते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट्स को। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्ड बुक से यहाँ पे हमने फ्रेम किया है, ठीक है। द क्वेश्चन इज द कर्व डिपिक्टिंग रिजल्ट्स ऑफ मैकेनिकल एनालिसिस ऑन सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर इज कॉल्ड। जो हमने कर्व जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा, ठीक है, जो आपका डिपिक्ट करता है रिजल्ट्स ऑफ द मैकेनिकल एनालिसिस मीन्स सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सॉरी मीन्स जो आपकी कौन सी एनालिसिस होती है, मीन्स पार्टिकल साइज एनालिसिस, ठीक है ना। तो जो कर्व आपका डिपिक्ट करता है पार्टिकल साइज एनालिसिस को या मैकेनिकल एनालिसिस को ऑन द सेमिलॉग ग्राफ पेपर, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ग्रेडेशन कर्व। सो यू नो दैट इट इज आल्सो नोन एज first of all it is known as particle size distribution curve and also known as gradation curve and it can be also called as grain size distribution curve. So जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक्स इसके रिलेटेड कवर करेंगे सारे। उसके बाद गेट एंड ESC PYQs जो है हम ऑब्वियसली वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। एंड हमारा काम जो है यहाँ पे मेन जो है वो हम यहाँ पे आप के साथ जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है ना, बी प्रेजेंट
वी ओनली प्रेजेंट, एंड जहाँ पे एलॉबरेट करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम एलॉबरेट भी करते हैं कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी ऐड करते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स और अच्छे स्टडी मटेरियल्स से जो है यहाँ पे चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट। इसके अलावा अगर हम कोई कंसेप्ट यहाँ पे गलत पोर्ट्रे करेंगे, ठीक है ना, गलत आपके साथ शेयर करेंगे, रॉन्ग वे में शेयर करेंगे, तो उस पर आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है, वो आपका फ़र्ज़ बनता है, फिर हम उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पे धोखे में नहीं रहना चाहिए। बट हमारे हिसाब से तो अभी हमने कोई कंसेप्ट जो है यहाँ पे गलत आपके साथ शेयर नहीं किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। अदरवाइज़ कंसेप्ट गलत नहीं है तो फालतू में क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपकी किसी भी तरीके से हेल्प हो रही है तो फिर आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो बाकी जो है आपकी मर्ज़ी है। सो एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की हमारी जो है वो लिंक प्रोवाइड करके रखी है, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी जो हमने इसमें जो चैप्टर जो अभी तक यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इस चैप्टर के हवाले से अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। एक तो आप अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे लिंक दे देंगे, उस पर आप क्लिक करके ग्रुप तक पहुँच सकते हो, ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको कंफर्म है, आपको चाहिए, ठीक है, इफ़ यू नीड द पीडीएफ, ठीक है, तो तब आप पहले कमेंट करो, ठीक है, इसी वीडियो में आप कमेंट करके बताओ कि हमें पीडीएफ जो है वो चाहिए। तो उसके बाद आप ग्रुप में आ सकते हो। अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में हो तो वहाँ पे हम शेयर करेंगे, और नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी आप जो है वो ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो मेन बात यह है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर आप कमेंट करके वो भी बताना, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अगले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।